अ यूनिवर्सिटी लेक्चर। सो जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी एक मोनोलॉग है, मींस एक ही जो पर्सन है, एक जो प्रोफेसर है, वो कंटिन्यूसली एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और उस टॉपिक पे जो बात कर रहे हैं उसके बेस पे हमें कुछ आंसर्स या कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं जो हमें सॉल्व करनी है। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक टॉपिक ओरिएंटेड वोकेबलरी इसमें यूज़ की जाती है। हालांकि वो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन ये पूरी आपकी एजुकेशन और एकेडमिक्स के बेस पे है कि आप उसके टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, तो उतना ही आपको वो इजी भी लग सकता है या मुश्किल भी लग सकता है। सो देखते हैं किस तरह की वोकेबलरी यूज़ हो सकती है। सो यहाँ पे अगर हेल्थ के बारे में टॉपिक है तो यहाँ पे वेजिटेरियन, वीगन, हेल्दी, अनहेल्दी, लेजर, डिजीज, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड सो ऑन, एक्सरसाइज, ट्रीटमेंट, ओबीस या ओबेसिटी, ओवरवेट, फिट, डॉक्टर, चेकअप, मेडिसिन, विटामिन, पैंडमिक, वायरस, क्योर, वैक्सीनेशन, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं उसमें। एनिमल या उनके हैबिटेट के बारे में हो सकता है, मैमल्स, रेप्टाइल्स, primates, predators, prey, mountain, jungle, forest, island, pond, river, stream, zoo, pet, endangered species, ocean and sea. कंटिनेंट्स एंड कंट्रीज़ के बारे में हो सकता है। सो आई वुड एडवाइज कि आप जो मेजर कंट्रीज़ हैं या कंटिनेंट्स हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना, या कंट्रीज़ है जैसे इंग्लैंड, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, मैक्सिको, स्विट्ज़रलैंड, या फिर कई बार श्रीलंका, ठीक है, या फिर न्यूजीलैंड, ऐसे अगर वर्ड्स आ जाते हैं। सो कई बार मैंने देखा है कि जो वर्ड्स हैं यहाँ पे एस एच यूज़ करते हैं वर्ड्स, या फिर न्यूजीलैंड जो वर्ड है या ऑस्ट्रेलिया जो वर्ड है, इसमें स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मिस्टेक्स आप कम कर पाएँ और अच्छे से इनके स्पेलिंग्स को समझ लें। इन्वायरमेंट का अगर टॉपिक है तो ग्लोबल वार्मिंग, डिजास्टर, अर्थक्वेक, टोर्नाडो, ब्लिजर्ड, हरिकेन, pollution, temperature, drought, flood, cyclone, volcanic eruption, deforestation, desertification, bushfires, ऐसे वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट पे टॉपिक है तो पॉलिटिक्स, लीडर या लीडरशिप, पॉलिटिशियन, सेनेटर, मेयर, लॉज या लॉयर, रेगुलेशंस, सेनेट, प्रेसिडेंट, सोसाइटी, इंडिविजुअल, काउंसिल, रूल्स, ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। एनर्जी पे टॉपिक है तो न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का थोड़ा ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर की जो स्पेलिंग है वो क्या है। बच्चे इसको अनक्लियर से भी कई बार लिख देते हैं। सो ऑयल, कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या हाइड्रो पावर, नेचुरल गैस, सोलर पावर सोर्सेज, जनरेट और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, डैम, विंड मिल, टर्बाइन, विंड टर्बाइन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या फिर कोई भी जनरल टॉपिक हो सकता है। तो उसमें जो वोकेबलरी आ सकती है, अपॉइंटमेंट, कॉरपोरेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट, एग्जीबिशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड काफ़ी बार पूछा जाता है। अपॉर्चुनिटी, लाइसेंस वर्ड इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली या फ्रीक्वेंसी, कैलेंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, CALENDAR। सो ये जो वर्ड्स मैं टिक कर रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछे जाते हैं। सेंचुरी, ऑक्यूपेशन, एल्यूमिनियम। सो ये भी दो तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। नॉर्थ अमेरिकन से हैं, इसे ये प्रोनाउंस करते हैं एल्यूमिनम, एल्यूमिनम। सो लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम दोनों ही जो वर्ड्स हैं इसके स्पेलिंग सेम हैं। सो फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर वो जो पर्सन है वो ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ कर रहा है या अमेरिकन इंग्लिश यूज़ कर रहा है, उसके बेस पे आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन जो इसकी स्पेलिंग है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज़ ALUMINUM, ये भी सही है। ALUMINIUM, ये भी सही है। सो लेट्स सी, मैं अगेन फर्दर ये टास्क 4 कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो ये मेरे साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। Part 4.
You will hear a lecturer's introduction to a geography module. First, you have some time to look at questions 31 to 40. So, welcome to your introductory geography lecture. We'll begin with some basics. Firstly, what do we learn by studying geography? Well, we learn a great deal about all the processes that have affected and that continue to affect the Earth's surface. But we learn far more than that, because studying geography also informs us about the different kinds of relationships that develop between a particular environment and the people that live there. Okay, we like to think of geography as having two main branches. There's the study of the nature of our planet, its physical features, what it actually looks like, and then there's the study of the ways in which we choose to live and of the impact of those on our planet. Our current use of carbon fuels is a good example of that. But there are more specific study areas to consider too, and we'll be looking at each of these in turn throughout the semester. These include biophysical geography, by which I mean the study of the natural environment and all its living things. Then there's topography. That looks at the shapes of the land and oceans. There's the study of political geography, and social geography too, of course, which is the study of communities of people. We have economic geography, in which we examine all kinds of resources and their use, agriculture, for example. Next comes historical geography, the understanding of how people and their environments and the ways they interact have changed over a period of time. And urban geography, an aspect I'm particularly interested in, which takes as its focus the location of cities, the services that those cities provide, and migration of people to and from such cities. And lastly, we have cartography. That's the art and science of map making. You'll be doing a lot of that. So, to summarise before we continue, we now have our key answer. Studying this subject is important because without geographical knowledge, we would know very little about our surroundings and we wouldn't be able to identify all the problems that relate to them. So, by definition, we wouldn't be in an informed position to work out how to solve any of them. Okay, now for some practicalities. What do geographers actually do? Well, we collect data to begin with. You'll be doing a lot of that on your first field trip. How do we do this? There are several means. We might, for example, conduct a census. Count a population in a given area, perhaps. We also need images of the Earth's surface, which we can produce by means of computer generation technology or with the help of satellite relays. We've come a very long way from the early exploration of the world by sailing ships, when geographers only had pens and paper at their disposal. After we've gathered our information, we must analyse it. We need to look for patterns, most commonly those of causes and consequences. This kind of information helps us to predict and resolve problems that could affect the world we live in. But we don't keep all this information confidential. We then need to publish our findings so that other people can access it and be informed by it. And one way in which this information can be published is in the form of maps. You'll all have used one at some stage of your life already. Let's consider the benefits of maps from a geographer's perspective. Maps can be folded and put in a pocket and can provide a great store of reference when they're collected into an atlas.
They can depict the physical features of the entire planet if necessary, or just a small part of it in much greater detail. But there is a drawback. You can't exactly replicate something that is three-dimensional, like our planet, on a flat piece of paper, because paper has only 2 dimensions. And that means there'll always be a certain degree of distortion on a map. It can't be avoided. We can also use aerial photographs, pictures taken by cameras at high altitude above the Earth. These are great for showing all kinds of geographical features that are not easy to see from the ground. You can easily illustrate areas of diseased trees, or how much traffic is on the roads at a given time, or information about deep seabeds, for example. Then there are Landsats. These are satellites that circle the Earth and transmit visual information to computers at receiving stations. They circle the Earth several times a day and can provide a massive information. You'll all be familiar with the information they give us about the weather, for example. So what we're going to do now is look at a short presentation in which you'll see all these tools. That is the end of Part 4. You now have half a minute to check your answers. So this was the end of 4th section. I hope आपको ये पूरा समझ आया होगा. सो आई होप इसमें जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं लिसनिंग के वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं. हाँ, इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर नहीं किए जो हम फर्दर करेंगे. और स्पेशली जब MCQs क्वेश्चन होते हैं, जो लेंथी MCQs क्वेश्चन होते हैं, उनको हम कैसे डील करते हैं, किस किस तरह से जो ऑप्शंस होती हैं वो उनको वीड आउट करते हैं या एलिमिनेट करते हैं और कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है. सो विल सी इट इन डिटेल. मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप इसकी फर्दर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का नाम है, सो दैट इज़ ielts.completesuccess.in, आप यहाँ पे जाके बहुत सारी आइलेट्स की जो लिसनिंग की ट्रेनिंग है, जो लिसनिंग्स है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं. आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे. सो आई थैंक यू फॉर वॉचिंग.